हेलो फ्रेंड, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को बताया था कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक बच्चे का कमेंट आया था आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बताएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब आप लोग समझिए। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एक कुटीर उद्योग, छोटा सा उद्योग जो घरों में चलाया जाता है, गाँव में आपके देखते होंगे। ठीक है ना, उसके प्रोडक्शन की बात कर रहा है। प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे। अब आपको करीब तो कुछ समझना भी चाहिए कि सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी मतलब आपका कुल्हड़ आपने देखा है कि नहीं, कुल्हड़ बनाने वाला को कुम्हार आपके घर में गांव में होता, तो दैट इज द कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग। ठीक है ना, उन उद्योगों में वो क्या कर रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है ना, कोई भी मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का एक पर्सन है जो प्रोड्यूस कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ डे। ठीक है ना, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ डे। तो आपको इसमें समझना है कि कितने मतलब एक दिन में लेट अस एज्यूम प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स। मतलब वो आदमी जो गांव में अपना कुछ बनाता है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कुल्हड़ बना रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आदमी एक दिन में एक्स प्रोडक्शन कर रहा है, एक्स आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में बेटा क्वेश्चन के थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है। सेकंड स्टेटमेंट में उसकी कास्ट के बारे में बोल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा लाइन अप करके नहीं बता रहा हूँ, अभी बस सुनते जाइए, मेरी आवाज केवल आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट उसमें बता रहा है कि it was observed on a particular day that the cost of production of each article। अभी क्या कर रहा है, उसने क्या किया, एक दिन में ऑब्जर्वेशन किस चीज का किया, प्रोडक्शन का। एक दिन में किसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, प्रोडक्शन का, कि एक जो आर्टिकल बनाए, मान लो उसने नंबर ऑफ आर्टिकल बना दिए, 100 आर्टिकल पर बना रहा है एक दिन में। ठीक है ना, तो उसने फिर उसका आकलन, जैसे कोई भी अभी सामान बनाता है तो उसकी कॉस्टिंग निकालता है, तो उस सामान की कॉस्टिंग क्या होगी, तो उसकी एक सिंगल पीस की, किसकी, एक सिंगल पीस की कॉस्टिंग उसने निकाली ऑब्जर्वेशन से कि एक सामान का दाम कितना हो सकता है। एक सामान का दाम, एक मतलब जो आर्टिकल बना रहा है उसका प्राइस कितना हो सकता है। कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट the cost of production of each article was, the cost of production of each article was, प्रत्येक सामान का दाम जो होगा बेटा वो क्या होगा, was 3 more than, 3 more, 3 ज्यादा होगा, किससे, then बोल रहा है, किससे ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, 3 more than twice of, 2 गुने से, twice of मतलब 2 गुने से, किसके 2 गुने से, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। मैंने क्या कहा, अगर वो बनाने कुम्हार या अगर वो कुटीर उद्योग में कुल्हड़ बनाने वाला आदमी एक दिन में 100 कुल्हड़ बनाता है, तो फिर उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे एक कुल्हड़ का कितना दाम होगा। तो फिर कह रहा है उसी एक कुल्हड़ के दाम के बारे में बता रहा है, इन अ पर्टिकुलर डे एक कुल्हड़ का दाम क्या होगा। तो उसने कहा कि द कॉस्ट इज 3 मोर, +3 मैंने कर दिया, 3 मोर, ठीक है ना, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस, 2 गुने के बराबर है, किसके 2 गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है जितना की प्रोडक्ट वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक दिन में 100 करता है तो 100 गुणे 2 धन 3, उस सामान का दाम कितना आएगा, 200 + 3, 203। जनरल मैंने एक आइडिया आपको दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक गांव का छोटा सा उद्योग है, वहां पे पोटेरी मतलब आपका छोटा छोटा एक कुम्हार का बर्तन है वो बनाया जा रहा है। तो लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बनाए जाते हैं इन अ डे। हमने ऐसा एज्यूम किया कि एक दिन में प्रोडक्ट कितने बनाए जा रहे हैं, एक्स, ये हमने मान लिया। फिर उसने कहा कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट
according to ऑब्जर्वेशन द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक सामान का दाम क्या होगा उसके बारे में बता रहा है। इज कॉस्ट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चन बोले वही मैं करूंगा। द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 3 मोर, 3 ज्यादा होगा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ, किसके 2 गुने से, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे, व्हिच प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे, सर एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन अ डे, मींस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे। क्या बोला है उसने, ऑब्जर्व किया कि द कॉस्ट ऑफ ईच पोटेरी या ईच प्रोडक्ट, हर एक सामान का दाम 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ, 2 गुने से, किसका 2 गुना करना है भाई, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे, 2 गुना किस करना है, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ डे, सब कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि अगर आपने कह दिया कि सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक दिन में x बनते हैं और ईच प्रोडक्ट का, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ आपका, कॉस्ट ऑफ ईच, इसको पूरी एक लाइन लिखिएगा आप लोग, ईच प्रोडक्ट। अब आपका क्या हो गया, एक सामान का दाम ये है और एक दिन में इतना सामान बनता है। जैसे आपने एक दिन में 100 सामान बनाया और एक सामान की कीमत 2 रुपए है, ठीक है ना, तो आपसे मैं पूछूं कि एक दिन में कितने का कुल सामान बनाया, तो आप बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200, यही होता है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो उसने भी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया है, आप लोग ध्यान से सुनना, अगली लाइन के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूं, ठीक है ना। If the total cost of production in a day, if the total cost of production in a day is equal to, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, is equal to 90, if the total cost of production in a day is equal to 90, अगर वह एक दिन में बनाए गए सभी सामानों का मूल्य 90 रुपए है, तो आप इसको बोल सकते हैं ना सर 90 रुपए का मतलब क्या हुआ कि भैया कुल सामानों की संख्या गुणे हर सामान की कीमत गुणे प्रत्येक सामान की कीमत, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज इक्वल टू 90 ही होगा, क्योंकि एक दिन में प्रोडक्शन मतलब आपका 90 रुपए क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन ये चीज आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको, आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, x का मल्टीप्लाई यहाँ, x का मल्टीप्लाई यहाँ इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो बिना सोचे आप दोबारा हमसे क्वेश्चन करिएगा, मैं इसको और क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मैं भी देख रहा था, बुक तो मेरे पास नहीं उपलब्ध है वाली जो आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इस समय, लेकिन मैं भी नेट से देख रहा था, तो प्रोडक्ट के बारे में उसमें था, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जान लो, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो वहाँ पे, क्योंकि एल्टीट्यूड के ये बेस हुआ आपका और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये फॉर्मूला इसमें केवल एक ही लगना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसमें आपको केयर क्या करना है बेटा, बेस और एल्टीट्यूड में एक रिलेशनशिप बता रहा है। अब मुझे याद नहीं क्या बता रहा था, आप ध्यान दीजिएगा कि x जो है मतलब एल्टीट्यूड बेस से 7 ज्यादा है या इससे 7 कम है, ऐसा कुछ बोल रहा था। अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो अगर बेस x होगा तो ये x प्लस 7 होगा, ये ज्यादा होगा, अगर ये 7 कम होगा तो x माइनस 7 होगा। आप यही वैल्यू लेके यहाँ पे रखेंगे, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, सब पुट करेंगे, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करके आंसर निकाल के बताएंगे। अब हम लोग सबसे नेसेसरी जो हमारा आगे का वीडियो रहेगा, अगला वीडियो, अब इसको तो आप करके लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आज हो सकता है हम रात में आपको अपलोड करेंगे एक और वीडियो, जिस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा पढ़ेंगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग
कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, इसको हम अपनी अगली क्लास में लेंगे। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको और एक बताना चाह रहा हूँ बेटा, कि कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आती है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा कि किसी चीज की कीमत, ठीक है ना, किसी चीज के दाम को पूछा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, वैल्यू आ गई, आपने कहा था वैल्यू सर, हमने एज्यूम किया था कि किसी चीज की कीमत x है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो 1 - 1 आई, 1 10 आई, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि उस सामान का कीमत कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि किसी भी सामान की कीमत कभी माइनस में नहीं हो सकती है, मतलब ये फिजिबल वैल्यू नहीं है, ये मतलब ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको हम किसी चीज की काउंटिंग में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके जेब में -1 कभी नहीं हो सकता है, आपकी जेब में +10 हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आंसर सही होगा। ओके, थैंक यू।